हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जल संसाधन। मेरा नाम है निशा। मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ और मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में नेम पूछते हैं। मैं हर एक को नेम बताती रहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में ही बता रही हूँ कि मेरा नाम निशा है। संसाधनों के बारे में वैसे तो हम पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, भूगोल में भी हमने पढ़ा है और दूसरे चैप्टर्स में भी हमने 9th में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो पहले तो हमें यही जानना है कि संसाधन होते क्या हैं। संसाधन जो हमारे काम में आते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जो हैं सबका भला करते हैं और हमें फ़ायदा करते हैं और हमारे जीवन को आसान बना देते हैं, वो संसाधन होते हैं। तो पानी भी हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। तो पानी के क्या क्या स्रोत हैं और ये संसाधन हमें कैसे मिलता है, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल से ढका हुआ है पानी। हमारी जो पृथ्वी है उसका अगर 4 हिस्से करे जाएं तो उसमें से एक हिस्सा पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है और बाकी एक हिस्से पे दुनिया बसी हुई है। इतना पानी है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पीने लायक पानी बहुत कम है, ठीक है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, जिसको हम पी सकते हैं ऐसा पानी बहुत कम है। बाकी पानी हमारे काम का नहीं है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। मतलब बार बार हम उसी पानी को यूज़ किए जा रहे हैं, फिर वो फ़िल्टर होके वापस आता रहता है, नालों में से जाता रहता है, वापस नदियों में चला जाता है और फिर वापस फ़िल्टर हो के आता रहता है। मतलब उसी पानी को हम बार बार उसका नवीनीकरण कर करके उसी को यूज़ कर रहे हैं और बाकी जितना भी पानी है पृथ्वी पर वो यूज़ करने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, ठीक है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, पानी से। और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, मतलब हम इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार फिल्टर करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। मतलब अजीब नहीं लगता कि दुनिया में इतना सारा पानी है और उसके बाद भी पानी की इतनी कमी है। कहीं सूखा पड़ रही है, कहीं कुछ इतना सब कुछ। मतलब अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। दुर्लभता मतलब होता है कमी, ठीक है। तो पानी की जो दुर्लभता है, जो कमी है, उसका हम संरक्षण कैसे करें, मतलब उसको कैसे बचाएं, किस तरीके से हम उसका प्रबंध करें, ये पढ़ना है हमें। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब हम वापस जल को रोटेट किए जा रहे हैं, इसका नवीनीकरण कर रहे हैं, बार बार इसको यूज़ करते हैं, ये बार बार वही पानी जो है यूज़ होके आता रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमें सोचना पड़ रहा है कि इसका संरक्षण करना है। कितना अजीब है ना कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है, ये जबकि नवीनीकरण है। अगर ऐसा होता कि एक बार हम पानी को यूज़ करते और दोबारा ना कर पाते तो कितनी भयानक हो जाती दुनिया। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही रूखे सूखे वृक्ष, रूखे सूखी जगहें और वो वाले इलाके जहाँ पे पानी नहीं मिलता, जैसे कि रेगिस्तान, मरुस्थल, राजस्थान, ये सब जिन्हें बोलते हैं, इस तरीके के जो चित्र हैं वो हमारी आंखों में आने लगते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता जब हम दुर्लभता की बात करते हैं। देखिए, ज़्यादा जो जल की कमी हो रही है ना, जो आजकल ज़्यादा पानी की जो कमी हो रही है वो हो रही है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की वजह से, इसका शोषण करने की वजह से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इस वजह से जो है जल की कमी हो रही है। क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हाँ, कई शहर हैं, इनफैक्ट दिल्ली में इतने सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मतलब हमारे यहाँ से यमुना नदी जाती है और उसके बाद भी यहाँ पे इतने सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता टाइम से, 2-2 3-3 दिन में, कहीं कहीं तो 1-1 हफ्ते में पानी आता है। इतनी ज़्यादा पानी की कमी है, जबकि दिल्ली से यमुना नदी जाती है। मतलब एक नदी के जाने के बाद भी इतनी पानी की कमी है। तो हम सोच सकते हैं जिन इलाकों से नदी ही नहीं जाती वहाँ पे पानी की कितनी ज़्यादा कमी होती होगी। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि यहाँ पे आस पास पानी ही पानी है और ये पानी पीने लायक नहीं है।
इसमें भी यही लिखा है कि हर जगह पानी है, लेकिन पीने लायक इसमें एक भी बूंद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जल की दुर्लभता। बहुत से स्टूडेंट या फिर बच्चे ऐसा समझते हैं कि दुनिया में इतना पानी है, जबकि हमारे जो रहने लायक इलाका है वो इतना कम है और इतना सारा पानी है, फिर भी पानी की कमी कैसे हो सकती है। तो आपको बता दूं कि वो पानी पीने लायक नहीं है। उस पानी को हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, किसी दूसरे कामों में भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पीने लायक पानी बहुत कम है और उसका भी नवीनीकरण कर करके उसको भी बेकार कर दिया है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। सिर्फ घरेलू उपयोग में ही थोड़ी काम आता है, फैक्ट्रियों में, अनाज को उगाने में, हर जगह हमें पानी की ज़रूरत होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ये जो नई नई टेक्निक आ रही हैं और सूखा पड़ रही है, पानी नहीं मिलता और वर्षा भी नहीं होती खेतों में, तो क्या करते हैं हम, वो सिंचाई करते हैं। उसमें सिंचाई मतलब उसमें खूब पानी देते हैं, ज़मीनों से, कुओं से निकाल के उसमें पानी डालते हैं खेतों में। तो इसकी वजह से भी जो है ना पानी की दिक्कत हो रही है। सॉरी बच्चों, आपको पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ियों की टी टी पी पी की आवाज़ आती रहती होगी। मैं इन्हीं गाड़ियों से बचने के लिए मेरी वीडियो लेट हो जाती है। मैं सोचती हूँ ये आवाज़ें कम हो तो मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा घर ऐसी साइड पे है, रोड साइड पे, कि 24 घंटे यहाँ पे जो है गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो प्लीज़ आप इन आवाज़ों को झेल लेना। देखिए यहाँ पे इस पिक में ये औरतें, इतनी लंबी लाइन जा रही है, कितनी लंबी है पीछे तक, ये सब पानी लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये बर्तन देख के तो लग रहा है कि पीने का पानी ही है, पीने के लिए ही ले जा रहे हैं। मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कत है पानी की। आपने टेलीविज़न मतलब टीवी और विज्ञापनों में देखा होगा, एड्स वगैरह में, कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, उनके खुद के कुएं होते हैं जिनसे सिंचाई करके वह उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अपने खेतों में पानी देते हैं और अपनी फसल को उगाते हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। मतलब जो पानी है ना, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो और गहराई में पहुँच जाता है, उसका स्तर और नीचे गिर जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 10 फुट खोदने के बाद पानी निकल आता है और हम उसको खूब यूज़ कर रहे हैं, तो अगली बार जब हम पानी लेंगे ना, तो वो 15 फुट पे, फिर 20 फुट पे, ऐसे करते करते वो बहुत गहराई में पानी पहुंचता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद वो हमारे बस में निकालना ना रहे। इससे जो है भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, मतलब उद्योग विकसित हुए, ये फैक्ट्री वगैरह ये सब, और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनको हम एमएनसीज भी कहते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। पानी से बिजली भी तो बनाई जाती है, तो उससे भी जो है पानी काफ़ी जो है वेस्ट होता है। ठीक है, पानी से बिजली बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं बिजली के लिए, पानी को काटा जाता है, मतलब उनके रास्ते चेंज कर दिए जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें इंसान कर रहे हैं ना, इनका जो परिणाम है वो आने वाले टाइम में भी शायद बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से ही बनता है। हमारे देश में जो है आज के टाइम में जितनी भी बिजली है उसका 22% हिस्सा मान लीजिए आप पानी से ही बनता है। बिजली 22% बिजली हमारे देश में पानी से बनती है। ठीक है, इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं भी गहरी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए, आप तो शहर में ही रहते हैं क्योंकि आप सीबीएसई का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप दिल्ली से ही होंगे। आप देखिए शहरों में क्या हाल है, छोटे छोटे घर होते हैं, ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं और उनको एसी की भी ज़रूरत होती है। और आजकल फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वो, मतलब सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उन सबको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत। और विद्युत किससे बन रही है? पानी से। तो कहीं ना कहीं आके हमारी सारी गाड़ी जो है पानी पर अटक जाती है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। अब हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ पे पानी तो बहुत है लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी की कमी है।
यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है, क्योंकि हम हर तरीके का पानी नहीं पी सकते ना। पानी के कुछ गुण हैं जिसको हम पी सकते हैं और कुछ पानी ऐसा है जिसको हम पी नहीं सकते। इनफैक्ट उसको पीने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है, इनफैक्ट मर भी सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ये जो आजकल उपयोग किया जा रहा है ना, फैक्ट्रियों में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इतना गंदा कचरा निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, कीटनाशक, और कृषि में जो आजकल उर्वरक का उपयोग हो रहा है ना, वो उर्वरक मिट्टी में चले जाते हैं और पानी में चले जाते हैं। वो पानी की जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। कई बार तो फ़िल्टर होने के बाद भी पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पाता, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन स्वयं करें, मतलब हम खुद कुछ कदम उठाएं जिससे कि पानी जो है वो बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं। मतलब ये हमें प्राकृतिक की देन, ये प्राकृतिक का गिफ्ट है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया तो सोचिए आप ज़िंदगी कैसी हो जाएगी बिना पानी के। बिना पानी के तो एक दिन नहीं कट सकता। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इस संसाधनों का ह्रास हो सकता है। अगर हमने जल्दी नहीं सोचा इसका प्रबंधन करने की, मतलब कोई कदम नहीं उठाया, तो ये बेकार हो सकते हैं और हो भी चुके हैं। और पारिस्थितिकी संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है। मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि हम पौधों को खाते हैं और फिर जब इंसान मर जाते हैं तो उनको कीट पतंग खाते हैं और फिर उन कीट पतंगों को बड़े जानवर खाते हैं। ऐसे मतलब ये पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है ना। तो अगर ऐसे ही जल अगर प्रदूषित हो गया या कम पड़ गया या ख़राब हो गया तो हमारा जो ये पारिस्थितिक तंत्र है ये बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, मतलब हम इसको कैसे बचाएं। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज, मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं और जो पुराने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी। मतलब आज भी लोग झील, कुओं, नलकूपों, इन सब का सहारा लेते हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। और बहुत सारी नदियों में जो है बांध भी बनाए हैं। बांध किस लिए बनते हैं? बिजली के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बांध बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पिक में देख लीजिए, ये जो आपको ब्लू सी दिखाई दे रही है, लाइट ब्लू कलर, ये तो है नदी। और ये जो बीच में ये जा रहा है ना, ये लंबी पतली, ये है बांध। ये नदी की चौड़ाई है और ये चौड़ाई पे बांध है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये हीराकुंड बांध है। बांध के भी नाम रखे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी नदियाँ और बहुत सारे बांध है, तो पता नहीं चलेगा ना किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नदियों के, बांध के, हर चीज़ का नाम रखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश की विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। मतलब बांध इसलिए बनाया गया कि ये देश को समृद्धि देंगे, क्योंकि बाढ़ को रोकेंगे, बिजली बनाएंगे, मतलब देश को आगे बढ़ाएंगे। बांध को इस रूप में देखा गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि बांध जो हैं वो हमारे भारत का मंदिर हैं, क्योंकि ये जो है हमारे भारत को डेवलप करने में बहुत सहायक हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। मतलब बहुत से लोग जो हैं बांध बनने का विरोध कर रहे हैं। अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बांध से बहुत प्रॉब्लम है। उनके घर जो हैं वो टूट जाते हैं और
कई बार पानी उनके घरों में जो है मतलब बाढ़ की तरह आ जाता है और उनके घर जो हैं बांध बनने में ही चले जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं और उन बेचारों को कई बार तो मुआवजा तक नहीं मिलता। इसलिए वो लोग जो हैं बांध बनने का विरोध करते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं बांध क्या हैं और वह हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन मतलब बिजली, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल की पूर्ति, बाढ़ को नियंत्रण करना, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन, इन सब के लिए जो है बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, जैसे मनोरंजन, मछली पालन, ये विद्युत उत्पादन, ये सारे। ठीक है, इसलिए इसको जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में बाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, ठीक है, और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना पर जो है बांध काम करते हैं। एक ना होके ये बहुत सारे फ़ायदे जो हैं देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। अब वो क्यों विरोध करते हैं वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हमें पढ़ना है, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। मतलब नदियाँ अपनी मर्जी से बहती हैं ना, प्राकृतिक तरीके से बहती हैं, लेकिन जब हम उनको बांध लगाकर रोक देते हैं तो उनकी जो प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाती है। नदियाँ अपने साथ कुछ रेत और मिट्टी वगैरह भी लाती हैं ना, तो जब बांध उनको रोक देते हैं तो वो रेत और मिट्टी ज़्यादातर वहीं पे जमा हो जाती है और एक चट्टान बन जाती है, और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। जो नदी के अंदर जो जीव जंतु पल रहे होते हैं, जलीय जीव, उनको खाना नहीं मिल पाता। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। वो भी वहाँ पे जाने से रुक जाते हैं। जैसे ही बांध में पानी भी रुक जाता है, वो बहुत सारे जीव भी वहाँ पे रुक जाते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जो हैं जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे आसपास में कोई मिट्टी भी थी या नहीं, क्योंकि वो पानी में चली जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। मतलब उन जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं उनकी ज़मीनें उनसे ले ली जाती हैं और वहाँ पे बांध बनाए जाते हैं। और एक दो लोग नहीं होते, सैकड़ों और हज़ारों लोग होते हैं, उनके घर होते हैं, तो वो अपने घरों को उनको कुर्बान करना पड़ता है। उनकी जगह उनको पैसे भी नहीं मिलते, तो जाहिर सी बात है भाई वो तो विरोध करेंगे ही। वैसे भी इतने गरीब लोग होते हैं, घर बनाना कितना मुश्किल होता है, कोई ऐसे ही घर थोड़ी बना लेता है। शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से खुश हैं? मतलब अगर हम ये सोचें कि बांध बनाने के इतने सारे फ़ायदे हैं तो बांध क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो ये देखिए, ये इतने सारे जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, आसपास के गांव के लोग होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती, ज़मीन नहीं होती, वो इन परियोजनाओं से खुश हैं क्या? नहीं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों
और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य ही बदल दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करता है। मतलब जो लोग बांध बनाते हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन करने वाले, जो कि बिजली के मालिक हैं, विद्युत के मालिक हैं, वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने क्योंकि उनको तो फ़ायदा है। लेकिन जिन लोगों के उनमें घर चले जाते हैं वो तो उसका विरोध ही करेंगे, तो दोनों के बीच संघर्ष पैदा होता है। ठीक है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। मतलब भड़क गए, वो लड़ाई के लिए उतारू हो गए। उद्देश्य परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध पर नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वह बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। वैसे बनाए तो इसलिए जाते हैं बांध की बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन जब उसमें तलछट, नीचे इतनी सारी मिट्टी जो चट्टान की तरह जमा हो जाती है, उसकी वजह से ही बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बाड़े बांध की कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बाढ़ों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो गई थी। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, हर साल बाढ़ की न्यूज़ कितनी ज़्यादा आती है। साउथ में तो ज़्यादा ही बाढ़ की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान होता है, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। मृदा अपरदन होता है मृदा का पानी में मिल जाना, ठीक है, या फिर मृदा का उड़ के इधर से उधर जाना, मतलब जमाव नहीं होता मृदा का। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो भी एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। मतलब इसमें जो तलछट जमा होता रहता है ना, बाढ़ जब नदी अपनी मर्जी से, मतलब प्राकृतिक रूप से बहती रहती है, तो ये अपनी मर्जी से उसको भी बहाती रहती है, तलछट को भी, और फिर ले जाके मैदानों में छोड़ देती है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। लेकिन यहाँ ये जम जम के चट्टान बन गई है और उल्टा इससे बाढ़ और ज़्यादा आ रही है। ठीक है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियाँ और प्रदूषण फैलते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्षा जल संग्रहण। पानी का जो बारिश का जो पानी होता है उसका भी आजकल बहुत लोग संग्रहण कर रहे हैं, उसको बचा के रख लेते हैं। तो ये कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। मतलब वर्षा जल संग्रहण जो है ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना उधर की तरफ ज़्यादा, ये राजस्थान में ज़्यादा चल रहा है। ये लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण ढांचे भी पाए थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, जिन्होंने ये वर्षा जल इकट्ठा करना शुरू करा। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक सब ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी भारत, जैसे कि विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। मतलब उनकी छत पे जो बारिश का पानी आता था उसको वो इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी इसमें दिखाया जाएगा। और पानी को इकट्ठा करने के लिए ना वो बड़े बड़े गड्ढे बना लेते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, ताकि मिट्टी में भी जो है पानी आ जाए। ठीक है। और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। जो वो पानी को इकट्ठा करते हैं ना गड्ढों में, उसको वो खादीन और जोहड़ कहते हैं। ठीक है। तो जैसलमेर में इसको खादीन और बाकी के इलाकों में इसको जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क, जो कि आधे सूखे हुए इलाके होते हैं, और शुष्क, जो कि पूरे तरीके से सूखे हुए इलाके होते हैं, उन क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में, ये वहाँ की जगह के नाम है, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे।
भूमिगत टैंक मतलब ज़मीन के अंदर एक टैंक बना देते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, भूमिगत टैंक, वो बना देते थे वहाँ पे, ठीक है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था, जैसे ये इतना बड़ा टैंक होता था जैसे कि एक काफ़ी अच्छा बड़ा कमरा, ठीक है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा, अगर आप मीटर से नाप के देखें तो ये बहुत बड़ा बैठेगा, इतना बड़ा जो है उन्होंने, और 2.44 मीटर चौड़ा टांका बनाया हुआ था, मतलब टंकी जिसको हम टैंक भी कहते हैं वो। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि छतरी को उल्टा करके यहाँ पे पानी दिखाया हुआ है, मतलब वर्षा का जो पानी है उसको वेस्ट ना जाने दें, इनफैक्ट उसको क्या करें, उसको इकट्ठा कर लें, उसका संग्रहण कर लें, ठीक है, इसमें यही दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वर्षा का जल वहाँ पे राजस्थान में, जहाँ अभी जगहों के नाम बताए थे, वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ये बारिश हो रही है और ये बारिश छत पे आ रही है, और छत का पानी जो है यहाँ से ऐसे आके एक पाइप में जा रहा है, और ये पाइप जो है ज़मीन के अंदर यहाँ पे भर रहा है। तो ये जो है ये इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है यहाँ पे, जिसको हम टैंक भी कहते हैं। तो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट के प्रयोग करके जल का छानन, मतलब उसका फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल जो है वो वहाँ तक टैंक तक पहुँच जाता है, जैसे कि आपने पिक में देखा है इसी तरीके से। और वो जो बड़े बड़े गड्ढों की बात मैं कर रही थी कि बड़े बड़े गड्ढे बना के उसमें पानी भर लिया जाता है, देखिए ये कुछ इस तरीके के गड्ढे होते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि, मतलब ये पुरानी विधि है जो चलती हुई आ रही है। और फिर इसको जो है ये सिंचाई के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, खेतों में सिंचाई वगैरह के लिए इसको ये यूज़ करते हैं, ठीक है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इसमें इतना पानी आ जाता है कि जैसे साल में एक कुछ ही मौसम में वर्षा होती है ना, ऐसा नहीं होता, पूरे साल होती रहती है। तो इस मौसम में जो वर्षा हो रही है अगले साल तक उसको सेव करके रखा जा सकता है, मतलब इतने बड़े बड़े टैंक ये लोग बनाते थे और उसमें पानी का संग्रहण करते हैं, ठीक है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, इसको पालर पानी कहा जाता है, जो कि बारिश से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है कि ये जो है सबसे अच्छा पानी है, क्योंकि वाकई में जो वर्षा का पानी होता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है अगर उसको थोड़ा फिल्टर कर लिया जाए। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। मतलब वो टैंक के साथ ना कोई बराबर में रिहायशी कमरा भी बना देते थे रहने के लिए, जिससे कि वो जो है ठंडा रहे, वो कमरा भी गर्मियों में ठंडा रहे और वहाँ पे रहा जा सके। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। मतलब अब जो है ये ज़्यादा वहाँ पे ऐसा लोग नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे कि पानी का संग्रहण कर लेते थे। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, कुछ घर अभी भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता, उन्हें बारिश का पानी ही अच्छा लगता है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 देखें कि ये वर्षा का जल जो है कुछ इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे आपको ये पाइप जाता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे, मतलब इस छत पे जितना भी पानी भरेगा वो सब इस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से पानी जो है ज़मीन के अंदर जो टैंक बनाया हुआ होगा बड़ा सा वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पाइप्स को पाइप से जोड़ देते हैं और जो बारिश का पानी जो पाइप में आता है वो एक पाइप से दूसरे पाइप में, दूसरे पाइप से तीसरे पाइप में, ऐसे करते करते जो है वो जहाँ पे भी उन्होंने टैंक बनाया हुआ होता है, जिसको हम टांका भी कहते हैं, टांका बनाया हुआ होता है, वहाँ पे पानी चला जाता है। आप इन पिक्स में देख सकते हैं, आपकी बुक में ये पिक्स हैं।
ये देखिए यहाँ से ये पानी आ रहा है और इस वाले पाइप में ये जा रहा है। इसी तरीके से अगर बीच में कोई जगह आ जाती थी, जैसे कि नदी या कोई रोड आ जाता था, तो यहाँ पे देखिए पाइप कितनी ऊंचाई पे लटकाए हुए हैं। तब वह पाइप को इतनी ऊंचाई से लेके चले जाते थे और वहाँ से जो है फिर कहीं और जहाँ पे भी उनका टैंक होता होगा वहाँ तक इसी तरीके से वो पाइप को जोड़ जोड़ के ले जाते थे ताकि बारिश का पानी मिल सके। आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। देखिए इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं कवर करती हूँ, तब जाके वीडियो इतना लंबा हो जाता है। और जो ऐसे ही पढ़ने वाली चीज़ होती हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। कभी कुछ बच्चे ये सोचते हों कि मैम आधा अधूरा पढ़ाती हैं, क्योंकि देखिए वो चीज़ें जो मैं छोड़ देती हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होती हैं, ठीक है। उनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैं पढ़ा देती हूँ। और अगर मैं सारी चीज़ें इसमें पढ़ाने लग जाऊँगी तो मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको ही होगी। आपको 1-1.5 घंटा लंबा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे कुछ नहीं होता। इससे क्या होगा, मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख सकते हैं उसे। और मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे व्यूज़ उससे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।